नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज एक नई किताब लेकर आया हूं। पहले इस किताब की पृष्ठभूमि बता दूं। ये 2019 का साल था। मैं भोपाल में आया था एक कार्यक्रम में। अचानक मैंने पाया कि एक प्रदर्शनी लगी हुई है कि दुनिया भर में जो हिंदी पत्रिकाएं, जो हिंदी अखबार निकलते रहे हैं, उनकी प्रदर्शनी। मैं देख के हैरान रह गया। करीब 50 देशों से हिंदी के अखबार, हिंदी की पत्रिकाएं निकलती रही हैं। हिंदी का एक समृद्ध अतीत रहा है। वो प्रदर्शनी बिल्कुल मेरे लिए एक नई जानकारी जैसी थी। मुझे नहीं मालूम था कि फिजी, सूरीनाम आदि की तो मैं कल्पना करता था, दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानता था, अमेरिका, इंग्लैंड से भी कुछ अखबारों की खबर थी, लेकिन चीन से, जापान से, नॉर्वे से, ऐसी जगहों से हिंदी के अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ कभी, ये मेरे लिए बिल्कुल नई जानकारी थी। ये सारा जतन जवाहर कर्नावट साहब ने, जो एक बड़े हिंदी सेवी आप उनको कह लीजिए, हालांकि हिंदी सेवी शब्द मुझे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तब भी हिंदी के लिए समर्पित जवाहर कर्नावट साहब ने करीब 20 बरस तक लगातार शोध करके, दूसरे देशों में जाके, अलग अलग आर्काइव से वो अखबार व पत्रिकाएं निकाल के ये प्रदर्शनी तैयार की थी। और बीते 2-1 वर्षों में इसका पुस्तक रूप में भी प्रकाशन हुआ। तो एक किताब है विदेश में हिंदी पत्रकारिता। आप इसको पढ़ते हैं तो जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता, हिंदी के बारे में मत त्रिलोचन की पंक्ति है, हिंदी उनकी जिनकी सांसों को आराम नहीं है। तो सच ये है कि मॉरिशस जो लोग गए, दक्षिण अफ्रीका जो लोग गए, उन्होंने हिंदी की इसी दुखती रग के साथ अखबार निकाला। विस्थापन की पीड़ा, अपने देश को छोड़ने की पीड़ा, अपने बीज बाल में छुपा के ले जाने का जो अपनी धरती से प्रेम का प्रदर्शन था, अपने स्मृति को संचित रखने की जो कामना थी, इन सबके बीच वहां से अखबार भी निकाले गए, हिंदी के अखबार निकाले गए। ये जानकारी मेरे लिए नई थी। मॉरिशस से कई अखबार निकले, यानी आप समझिए कि 1 सदी से ज्यादा समय पुराना मॉरिशस का इतिहास है हिंदी के पत्र पत्रिकाओं का। और मॉरिशस तुम जानते हैं कि बहुत बड़ी आबादी, वहां भारतीयों की आबादी है। वहां की 68% वहां भारतीय मूल के लोग हैं। तो उनके बीच कई अखबार हैं जिनके नाम, और अब देखिए 1910 में हिंदुस्तानी नाम का अखबार निकला। पहले गुजराती और अंग्रेजी में निकलता था, बाद में इसका हिंदी संस्करण शुरू हुआ। और इसका आदर्श वाक्य क्या था हिंदुस्तानी अखबार का? 1909 में शुरू हुआ था। 1909 बहुत महत्वपूर्ण साल है। इसी साल हिंद स्वराज लिखा जाता है, इसी साल टैगोर गोरा लिखते हैं, और इसी साल मॉरिशस से हिंदुस्तानी नाम का अखबार शुरू होता है। और उसका आदर्श वाक्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता, मनुष्य की समानता, जातियों का भाईचारा। ये 2010 में 1910 में इसको दैनिक कर दिया गया। इसका विस्तार में इसमें जिक्र है कि इसको किसने शुरू किया, किसने निकाला, कैसे आगे बढ़ाया। इन सब के बारे में बड़ी दिलचस्प जानकारी है, उपयोगी जानकारी है। मॉरिशस इंडियन टाइम्स निकला, मॉरिशस भी मित्र, आर्यवीर, आर्यवीर एक अखबार निकला। उसमें मुख्य पृष्ठ में अंग्रेजी होती थी और नीचे के पृष्ठों में हिंदी होती थी। और उसका बड़ा दिलचस्प उद्देश्य लिखा गया है। आर्यवीर को जन्म देने में हमारा उद्देश्य क्या है, इस बात को हम जनता के समक्ष रखना उचित समझते हैं। उद्देश्य रहित कार्यारंभ बेपेंदी के लोटे की तरह है। अतः कार्य में प्रवृत्त होने से पहले हमें अपने उद्देश्यों को निश्चित करना परम आवश्यक है। और उद्देश्य भी वही होना चाहिए जिससे स्वजाति, देश और धर्म की रक्षा हो। यानी कहीं विस्थापन की स्मृति, कहीं उसकी पीड़ा, और कहीं देश और समाज की रक्षा का ख्याल। यहां से
हिंदी की पत्रकारिता विदेशों में फलती फूलती है। 15 अगस्त 1930 के अंक का जिक्र करते हैं आर्यवीर के जवाहर कर्नावट, और वो लिखते हैं कि उसमें महात्मा गांधी की सेहत के बारे में खबर है। अहमदाबाद का तार है कि जेल में महात्मा गांधी का स्वास्थ्य अच्छा है। आपका वजन उतना ही है जितना जेल के बाहर था। आप समय का अधिक भाग टोपियां सीने, तकलीफ चलाने और गीता के स्वाध्याय में लगाते हैं। आप जेल में मराठी भाषा पढ़ रहे हैं। गांधी जी लगातार कई भाषाएं सीखते थे, बल्कि बिल्कुल आखिरी दिन भी अपने जीवन के उन्होंने बांग्ला सीखने का अभ्यास किया था। तो इस तरह उसी में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की बात है। ये 15 अगस्त 1930 का अंक है। मध्य भारत के ईसाइयों ने समन करके निर्णय लिया है कि भविष्य में खद्दर पकड़े पहनेंगे और विदेशी कपड़े का बहिष्कार करेंगे। हस्तलिखित पत्रिका दुर्गा थी। तो मॉरिशस के अलावा दक्षिण अफ्रीका में हम इंडियन ओपिनियन का गौरवशाली इतिहास जानते हैं, जो 4 भाषाओं में शुरू हुआ था, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और उसमें जो हिंदी के टिप्पणी थी, उसकी भाषा भी दिलचस्प है। आप उसको देखिए। इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र हफ्ते में एक बखत अप्रैल की 30 तारीख से इंग्लिश, गुजराती, तमिल और हिंदी ऐसी 4 बात में निकलेगी। बात यहां भाषा के अर्थ में आ रही है। नाटाल में कोई जमा पर लेने का बरस के 12.5 शिलिंग, 6 रुपए 4 आना लगेंगे। नाटाल बाहर के मुल्क में 17 शिलिंग, 8.5 रुपया लगेगा। डाक खर्च उसमें आ जाता है। सब पत्र व्यवहार नीचे लिखे ठिकाने करना। तो ये सारी चीजें हैं। नटाल से हिंदी गिरमिटियों का जो हाल है उसके बारे में टिप्पणी है। ऐसी कई टिप्पणियां इस पूरे अखबार में। लड़त का समाचार देखिए, इंडियन ओपिनियन की 7 जनवरी 214 का अंक है, और ये समाचार देखिए लड़त का समाचार के नाम से छपा है इंडियन ओपिनियन में 7 जनवरी को। और इसकी भाषा देखिए, हिंदी बदलती रहती है, दुनिया की भाषाएं बदलती रहती हैं, हम सब जानते हैं। यहां ये बदलाव आप परिलक्षित कर पाएंगे। देखिए इस तरह, ये 3 पाउंड का टैक्स जो गरीब हिंदियों को नीचे दबाए डालता है, अवश्य छूट जाना, और छूटेगा ही क्या ही लागत लगे, पर जो हिंदी जो इस उद्योग में भाग लेकर कुछ में शामिल हो और पकड़वा, अकैद, यातना या मृत्यु सहन करें, तीसरे वे घृणित टैक्स छुटवाने सिवाय अपनी मान मर्यादा प्राप्त करेंगे। वे याद रखें कि सुकुमार स्त्रियां, पुरुष जिन्हें टैक्स देना नहीं पड़ता, वो गोद में बालक साथ लिए कैद भोग रहे हैं। डरबन के कैदखाना में हाल समय लगभग 200 सत्याग्रही कैदी हैं, जिनमें लगभग 20 स्त्रियां हैं। ये लड़त का समाचार के नाम से डरबन में के बारे में छपा है। ऐसे अखबार और भी हैं। विज्ञापन भी उनमें आते थे, और तरह तरह के विज्ञापन आते थे। एक स्टीमर का विज्ञापन है, ये मैं दिखा नहीं पा रहा हूं शायद। एक स्टीमर का विज्ञापन छपा है, और ऐसी कई चीजों का। ये धर्मवीर अखबार की बात है। धर्मवीर द्विभाषी समाचार पत्र, ये सब लगातार वहां छप रहे थे। कैपिटान टी रूम, शाकाहारी भोजनशाला का विज्ञापन जो है, ये धर्म जैकोब्स नाम के अखबार में है। तो ऐसे अखबार दक्षिण अफ्रीका से, अमेरिका से, सूरीनाम और गयाना से, तमाम जगहों से निकले। और सरनामी हिंदी भी एक चीज थी। सूरीनाम में जो भाषा बोली जाती थी, वो धीरे धीरे सरनामी कहलाई, और सरनामी भाषा में अखबार निकले जो सरनामी हिंदी में रोमन में लिखे जाते थे। लेकिन हिंदी के अखबार में निकले। शब्द शक्ति पत्रिका का जिक्र है। मैं असल में इस छोटी सी टिप्पणी में इस किताब में जितनी सारी बातें हैं वो बता नहीं पाऊंगा। लेकिन गयाना में, असल ये वो देश हैं त्रिनिदाद टोबैगो में, जहां भारत के लोग गए, मजदूरी के लिए गए, उन्होंने उन देशों को अपनाया, उन देशों को अपने रक्त और पसीने से सिंचा और इस लायक बनाया कि आज वो एक अलग ढंग से कायम है। लेकिन यही नहीं,
आप देखिए कि अमेरिका में गदर जैसी पत्रिका अमेरिका से निकली थी, और गदर लाला हरदयाल की आजादी की लड़ाई के लिए जैसे एक जलती हुई मशाल थी। गदर जो है वो क्रांतिकारियों का अखबार था। सबसे ऊपर वंदे मातरम नारा लिखा होता था, और उसका एक विज्ञापन है, देखिए, जो बहुत दिलचस्प है। आवश्यकता है क्रांति के लिए साहसी एवं उत्साही सैनिकों की। मानदेय मृत्यु, पुरस्कार शहादत, पेंशन आजादी, कार्यक्षेत्र हिंदुस्तान। ये गदर था। ऐसे अखबारों का, और सिर्फ वही नहीं, वो न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, जापान में, यानी 50 से ज्यादा देशों में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती रही हैं। कुछ की तस्वीरें मैं चाहूंगा दिखाना। ये ये काम जवाहर कर्नावट का वाकई कमाल का है। उन्होंने जगह जगह जाके वो अखबार खोजे, निकाले, और देखिए ये दुर्गा हस्तलिखित अखबार होता था, उसकी प्रति आप देख रहे हैं। उसके नीचे जो है वसंत नाम का अखबार आप देख रहे हैं। तो ये रंगीन भी होता था। उनके विशेषांकों का भी जिक्र है। दिवाली के फिजी और सुरीनाम की पत्रिकाएं। तो ये इनको खोज निकालना, इनकी तस्वीरें लाना। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका की पत्र पत्रिकाएं, हिंदी जगत तो हाल के दिनों की परिघटना है जो वहां से निकलनी शुरू हुई। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सबकी तस्वीरों के साथ ये है। न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, नीदरलैंड, रूस। रूस का तो हम सब जानते हैं। रूस ने एक दौर में हिंदी में बहुत पत्रिकाएं निकाली। जापान, चीन भारत संवाद, ये सब हिंदी में इतना काम हुआ। नॉर्वे, तिब्बत, इन तमाम जगहों से, हंगरी, केन्या, म्यांमार, नेपाल, इन तमाम जगहों से हिंदी की पत्रिकाएं निकलती रहीं, अखबार निकलते रहे। दो बातें इसमें मुझे और कहने योग्य लगती हैं कि एक तो पहले फिर से मैं दोहरा दूं, ये बिल्कुल एक अद्भुत शोध कार्य है जो हिंदी के छात्रों, हिंदी के प्रेमियों, हिंदी के प्रोफेसरों के लिए बहुत उपयोगी है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी का काम करना चाहते हैं वो इसको देखें। लेकिन दो चीजें मेरे जहन में आती हैं जो मुझे लगता है कि रख देनी चाहिए। पहला ख्याल या सवाल तो यही कि इनमें से ज्यादातर पत्रिकाएं दीर्घजीवी क्यों नहीं हो पाई। जाहिर है कि वो एक संघर्ष से निकली थी, बहुत कम साधनों से निकली थी, किसी तरह चलाई जा रही थी। तो जब तक वो निजी निष्ठाओं से निकलती रही, व्यक्तिगत प्रतिज्ञाओं से निकलती रही, तब तक वो चलती रही। जैसे ऐसा समय आया कि वो साधन खत्म हो गए, उनको बंद हो जाना पड़ा। लेकिन यहीं से सवाल उपजता है कि ऐसी निजी आस्थाएं, निष्ठाएं, कस्में सामूहिक प्रतिज्ञा में, सामाजिक दायित्व में क्यों नहीं बदल पाई। क्या हम हिंदी का वो मान रख पाए जो रखना हमें चाहिए था। एक भारतीय भाषा के रूप में हिंदी जो है बहुत प्रतिष्ठित हुई, लेकिन अंततः मैं पाता हूं कि विदेशों में भी जो नया भारत है वो अंग्रेजी बोलने में अपनी शान समझता है। हिंदी उसके लिए एक स्मृति की चीज है, जैसे कोई पुराना पेड़ हो, जैसे कोई पुरानी खटिया हो, जैसे कुआं हो, जो उसे उसके बचपन की याद दिलाता है, जो उसके छूटे घर आंगन की याद दिलाता है। तो हिंदी से ये भावुक सा, ये नॉस्टैल्जिक सा प्रेम एक अच्छी चीज है, लेकिन इसका सामाजिक विस्तार बाकी है। दूसरी बात, इसके बौद्धिक विस्तार की ओर मैं पाता हूं कि दूसरी भाषाओं के जो प्रवासी हैं उन्होंने अपने यहां बहुत समृद्ध साहित्य लिखा, रचा। हिंदी में ज्यादातर जिसको हम प्रवासी साहित्य बोलते हैं, उनको पढ़ते हुए, उसको पढ़ते हुए मुझे गहरी निराशा होती है। हालांकि इससे मेरे प्रवासी लेखक मित्र लोग थोड़े दुखी होंगे, लेकिन ये दुख देकर भी मैं चाहता हूं कि इस बात को रेखांकित कर सकूं कि अंततः जो बौद्धिकता अपेक्षित है इस नए दौर में,
वो इस नए दौर के लेखन में भी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। तो कई बार लगता है कि हिंदी पत्रिकाएं बाहर परिमाण ही बढ़ा रही हैं या बहुत अच्छी रचनाओं का संचयन वहां से आ रहा है। ये एक सवाल है, एक चुनौती है जो मैं छोड़े जा रहा हूं। और विदेश में हिंदी पत्रकारिता नाम की इस किताब के लिए फिर से जवाहर कर्नावट साहब को बधाई। ये एक स्तुत्य कार्य है जो उन्होंने किया है और इसकी सिर्फ तारीफ हो सकती है। शुक्रिया।